चलो आपने गलती करी, आपने डांट खाई, समझ में आता है। कई बार आपने डांट मतलब कोई गलती करी भी नहीं है तब भी आपने डांट खाई। Rolling. 3, 2, 1, action. बियॉन्ड द टेबल टॉक में आज मेरे साथ है एक ऐसी पर्सनालिटी जो यंग, एनर्जेटिक और लेगेसी बिजनेस होल्डर है। इन्होंने अपनी बिजनेस की लेगेसी को मेंटेन करते हुए अपने ब्रांड के अंडर में कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, नई नई कंपनीज फॉर्म की और इंडिया के बाहर अपने बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली पहुंचाया। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर ईशान अग्रवाल की, जो एम्पायर केबल्स के डायरेक्टर हैं। ईशान जी से मेरी मुलाकात हुई थी 2018 में, एक ब्रांड वीडियो के सिलसिले में मैं इनसे मिली थी। उसके बाद जब भी इनसे मिलना हुआ, जब भी बातचीत हुई, हमेशा बिजनेस से रिलेटेड हुई। लेकिन आज मैं उनसे बातचीत करूंगी जो बियॉन्ड द टेबल बात होगी, बियॉन्ड द बोर्ड रूम बात होगी। तो ईशान जी, तैयार हैं आप इस बियॉन्ड द टेबल टॉक के लिए? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। शुरू करते हैं। सो आप चूँकि आई थिंक थर्ड जनरेशन है अपने इस बिज़नेस के जी। सो बिज़नेस फैमिली में आपका बचपन बीता, तो कैसा स्कूल के टाइम में दोस्तों के बीच कभी कुछ ऐसा लगा कि कुछ अलग है? देखिए मैं आपको अगर बताऊं तो मैं बनिया हूँ एक, और आप मेरे इस बात से एग्री करेंगे। हम बनिया जो है ना, हम लोगों के ना पंजाबी दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं, और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द दोस्त पंजाबी ही होते हैं। तो क्या था कि मेरा सर्कल भी, मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स मेरे सब पंजाबी सिंधी थे। तो हर बार वो जो है ना, कोई भी हमारी कन्वर्सेशन हो, कुछ भी बातचीत हो, तो ये कहते थे, अरे यार तू तो बिजनेसमैन का अभी फैमिली से है, बड़ा आदमी है, अगर तेरे जैसा पैसा हमारे पास हो तो हम तो स्कूल ही खरीद दें। तो ये बातें तो हमारे टाइम में होती रहती थी, हम लोग आपस में मजाक में करते रहते थे। तो हाँ, कहीं ना कहीं आप ये कह लीजिए कि एक अपर हैंड था कि हाँ भाई हम बिजनेसमैन फैमिली से हैं, तो सामने से भी इंप्रेशन यही था कि हाँ भाई भाई तुम बिजनेसमैन फैमिली से हो, बहुत पैसा होगा, बहुत काम होगा। तो ये मैं बचपन से इसको मैं फील करता आया हूँ। तो कैसा, मतलब जब इस तरह की बातें होती थी तो प्राउड फील आता था या आपको लगता था कि अरे मैं कुछ अलग सा दिख रहा हूँ इनके बीच? देखिए सच कहूँ तो जो है ना, सुपीरियर फील होता ही है। अगर मैं सच कहूँ तो सुपीरियर फील होता था। अच्छा हाँ ठीक है, थोड़ा अपर हैंड होता था, कई बार होता था कि नहीं हाँ मैं भाई बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, थोड़ा कभी कभार ओपिनियन देना, भाई तुम भी ऐसे किया करो, या कुछ आइडियाज़ निकलते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग बच्चे होते हैं या स्कूल्स में होते हैं तो आपस में छोटे छोटे बिजनेस प्लान्स होते हैं, यार ऐसा करना चाहिए, या बड़े होकर ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कई बार जो है, कभी कभार अच्छा लगता था कि हाँ मैं बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो होते थे, तो जो है ना सामने वाला बहुत इंटरेस्ट से सुनता था कि नहीं इसके सुनो, ये इसने ये इन्वायरमेंट देख रखा है तो शायद इसके पास ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, तो अच्छा लगता था। तो कभी मतलब हमेशा से यही था कि आपको ये बिजनेस ज्वाइन करना है? देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक बनिया फैमिली से हूँ, एक टिपिकल बनिया फैमिली प्लस दैट टू अ बिजनेसमैन फैमिली। तो शुरुआत से हमारे ब्लड में डाला जाता है कि आपको बिज़नेस ही करना है। तो जो है शुरुआत से मेरे अंदर यही था कि भाई बिज़नेस ही करना है। क्योंकि क्या होता है, एक टिपिकल बनिया फैमिली में जब फादर होते हैं, आते जाते आपको एक ही बात सिखाते हैं, अरे ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ, तेरे लिए तो कर रहा हूँ, आगे जाके तुझे ही तो संभालना है। तो वो प्रिपरेशन हमारी ना बचपन से हो चुकी थी कि भाई हमें ही करना है और किसे करना है। तो शुरुआत से ये तो तय था कि भाई बिजनेस ही करना है। तो कभी इसको लेके, जैसे बिजनेस करना है, आपको पता था ये लेगेसी बिजनेस है आपका जिसे आपको संभालना है, तो कभी आपको क्या जिम्मेदारी जैसा लगता था, एक ऐसा कुछ प्रेशर फील होता था, या ये हमेशा रहता था अरे मेरा तो करियर सेट है तो मुझे क्या करना? देखिए दोनों बातें हैं। मैं ये कहूँगा कि मैं दबाव में भी था काफ़ी, क्योंकि कोई और करियर ऑप्शन चूज़ करने की ऑप्शन नहीं थी, और ना ही कभी दिमाग में आई, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे दिमाग में भी ये था कि बिज़नेस ही करना है। तो इस बात की फ्रीनेस भी थी कि यार करियर तो सेट है। जैसे कई बार दोस्त पूछते थे कि हाँ भी अब 12th के बाद कौन सी स्ट्रीम में जाओगे, क्या करोगे, हम कोई फ्रीलांस फोटोग्राफर बन रहा है, कोई पायलट के लिए जा रहा है, कोई लॉ के लिए जा रहा है। मैं कहता था मेरे को तो बिज़नेस ही करना है, कुछ भी कर लूँगा। तो क्या बड़ा कैजुअल था कि हाँ जब भी डिस्कशन होती थी 10th 11th में, हाँ कुछ भी कर लूँगा, BBA कर लूँगा, BCom कर लूँगा, बिज़नेस ही तो करना है। तो कई बारी फ्रीनेस भी थी, और कई बार इस चीज़ का वो भी था कि यार और कोई ऑप्शन है नहीं करने के लिए, शायद मैं कुछ कर सकता। और लेकिन हाँ मन में मेरे सेटिस्फेक्शन तो थी कि हाँ भी एक बिजनेसमैन फैमिली से हूँ और इस बिज़नेस को ही मुझे आगे बढ़ाना है। तो उसी के लिए बार बार सोचना, आइडियाज़ लाना दिमाग में, तो वही चीज़ें रहती थी मेरे अंदर। तो कभी टीन एज में, जैसे ज़्यादातर लोगों के सपने होते हैं, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, मतलब टीन एज में मैंने देखा कुछ हॉबीज से रिलेटेड कुछ शौक रहते हैं, आपके कुछ ऐसे शौक है?
देखिए, मेरे को नहीं पता आप मुझसे एग्री करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत सच्चाई ये है कि अगर आप किसी भी मेरे फ्रेंड से पूछोगे तो मैं एक ही बात कहता था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना है। अब वो मुझसे पूछते थे क्यों भाई, मुझे क्योंकि ना पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। शायद मैं बिजनेसमैन नहीं होता तो मैं पॉलिटिशियन ज़रूर होता, और शायद मैं आज आपको कहीं ना किसी मंत्रालय में मिल रहा होता। लेकिन मेरा जो शुरुआत से एक पॉलिटिकली व्यूज़ था अपने देश को लेके, मैं कह सकता हूँ मैं एक राष्ट्रवादी हूँ जिसको अपने देश के लिए, एक तरक्की के लिए या फिर एक अलग स्टेज पर हमें देखना है। मेरे को लगता था कि भाई ठीक है, हमको कुछ टूरिज्म सेक्टर्स के लिए करना चाहिए, बहुत चीज़ें के लिए, बहुत अलग अलग सेक्टर्स के लिए लगता था। तो शायद अगर मैं बिजनेसमैन नहीं होता तो आज मैं पॉलिटिक्स जाना बहुत पसंद करता। और जो है जैसे मैंने आपको कहा कि मैं बचपन से कहता मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना है। अच्छा, तो आपको अगर आप इस बिजनेस में नहीं होते तो आप पॉलिटिशियन होते? जी। जस्ट सपोज आपको आज एक रोल दिया जाए कि आप बिजनेसमैन ना हो के पॉलिटिशियन हैं, तो आप क्या चाहेंगे अपने देश के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ना इसको एक ना टूरिज़्म हब बनाना चाहूँगा। आज के टाइम पे भी इतने सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपका यूएई लेते हैं, दुबई आज पूरा सिर्फ टूरिज़्म पे चल रहा है, सिंगापुर है वो भी पूरा टूरिज़्म पे चल रहा है। तो एक हमारा जो देश का कल्चर है, एक हमारी रिच हिस्ट्री है, अगर हम उसको बहुत अच्छे तरीके से एक टूरिज़्म में बदल पाएँ और उसको, क्योंकि देखिए आज के टाइम में कोई भी बाहर से आदमी आता सोचता है चलो इंडिया जाना है, गोवा चलो। गोवा के अलावा वो और कुछ एक्सप्लोर करना ज़्यादा नहीं चाहता, ज़्यादा से ज़्यादा वो ताजमहल आएगा, उसके अलावा वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते। जबकि इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि टूरिज़्म सेक्टर को हम लोग इसमें इतना अच्छा बिल्ड करें, हाई राइज बिल्डिंग्स के साथ में, वर्ल्ड क्लास मॉल्स के साथ में, टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसे बहुत बड़े बड़े थीम पार्क्स हैं, या फिर आप कह लीजिए कि हमारे जो रिच हिस्ट्रीज़ हैं उन हिस्ट्रीज़ को इन्हेंस करके लोगों को दिखाना, प्रॉपर एक डेजिग्नेटेड चीज़ें जो हैं फॉरेनर्स के लिए बनाना, जो फॉरेनर्स लाइक करते हैं। क्योंकि क्या होता है, आज मैं एक आम आदमी की तरह बात करूं तो हम लोग यहाँ से क्या विश करते हैं, यार आज हमारा सपना है कि हम लोग ना यूएस जाएं, यूएस से जाके न्यूयॉर्क जाएं। मैं चाहता हूँ दुनिया के लोग भी एक अपने मन में सपना रखें कि यार नहीं, हमको भी भारत जाना है, इंडिया जाना है, इंडिया देख के आना है, ए वंस इन अ लाइफ टाइम, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। तो बस यही है कि अगर हम इसको टूरिज़्म हब बनाएं तो इतना रेवेन्यू भी अच्छा जनरेशन होगा, हमारी जीडीपी भी ग्रोथ होगी, प्लस लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं टूरिज़्म के माध्यम से उन्हें और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो एक तो ये बहुत मेजर फैक्टर है मेरे लिए कि मैं इसको एक टूरिज़्म हब बनाता, बहुत अच्छे अच्छे जो ऑप्शंस बन सकते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ में, उसको मैं डेवलप करवाता। और जो है सेकेंडली में ये है कि जो है ना, अगर मैं पॉलिटिशियन बनता तो सिक्योरिटी ऑफ आवर पर्सन्स, जैसे कि आपका समझें वुमेन्स की सिक्योरिटी है या हमारे ओल्ड सिटीजनशिप की सिक्योरिटीज़ है, तो उनको हम और इन्हेंस करते जिससे कि जो है उनके लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट हो। आज हम मैं बहुत सारे देशों को मैं ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कवर कर चुका हूँ। कई देशों में हम लोग जब जाते हैं कहते हैं यार ये तो जो है ना वुमेन एकदम पूरी सिक्योर है यहाँ पे, और जो है सिक्योरली घूम सकती हैं रात को 2-3 बजे तक। तो हम अपने देश में भी ऐसा बोल सकें, हम अपने देश को भी एक ऐसा इन्वायरमेंट दे सकें जिसके अंदर हर आदमी, क्योंकि एक दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर आदमी खुल के सांस ले रहा है, खुल के जी रहा है, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं अपने देश के लिए जो कि हम प्राउडली कह सकें हर जगह कि हाँ हम इंडियंस हैं। और आज भी हम कहते हैं हम इंडियंस हैं, हम इतने फील्ड में इतने जगह पे हम लोग आगे हैं कि उनका इंडियंस का कोई मुकाबला नहीं है। आपने रिसेंट इंटरव्यू में देखा होगा कि ट्रंप भी कह रहे हैं, IT कंपनीज को अपील कर रहे हैं कि जो है आप लोग इंडियंस को मत हायर कीजिए, आप लोग लोकल अमेरिकन को हायर कीजिए, बड़े बड़े IT टेक्स को। क्यों? क्योंकि उनको फियर है, इंडियंस आज के टाइम में एजुकेशन में बहुत आगे हैं, हर फील्ड में बहुत आगे हैं, तो हर जगह इंडियंस की बहुत वैल्यू है आज के टाइम में। बट जो हमारे देश के अंदर में इंटरनली जो एक ये वुमेन सिक्योरिटी है, सिटीजन उनकी सिक्योरिटी है, या फिर टूरिज्म सेक्टर्स है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं पॉलिटिशियन होऊंगा, इट्स अ लाइफ टाइम सर्विस कि जितना करो उतना कम है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि पता नहीं कभी आगे जाके अगर ये मौका मिलेगा तो ज़रूर अपने देश को जो है जितनी भी मेरी ज़िंदगी होगी या बच्ची होगी उसको मैं समर्पित ज़रूर करूँगा। वाह, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और जो आपने मुद्दे बताए हैं इसके बारे में, जो आपने बात की टूरिज्म को लेकर, ये एक्चुअली है, भारत में बहुत खूबसूरत जगह हैं, इतनी अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं, इतनी खूबसूरत हैं जो बाहर के लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल, कभी इंडियंस को भी नहीं पता है, वो बाहर जाना चाहते हैं लेकिन इंडियंस को पता नहीं है। तो बहुत अच्छी बात आपने बोली कि टूरिज्म सेक्टर को अगर बढ़ावा मिले तो हमारा देश और प्रगति कर सकता है। वेरी नाइस। तो इसके आगे मैं बढ़ती हूँ आपकी पर्सनल लाइफ पे। आप बचपन में कैसे थे? पढ़ाकू थे, शाय थे, नटखट थे, कैसे थे आप? देखिए, शाय तो मैं बिल्कुल नहीं था, हाँ नटखट बहुत था मैं। और जो है मतलब पढ़ाई में मैं शुरुआत से ऑन एन एवरेज स्टूडेंट रहा,
और जो है ना मैं पढ़ता मतलब बहुत मुश्किल से था, तो मेरे लिए ना हर बारी ट्यूशन टीचर्स बदल बदल के मतलब एक साल में 3 से 4 ट्यूशन टीचर्स बदलते थे, क्योंकि जो है मैं बहुत शरारतें करता था। कभी किसी को बाथरूम में बंद कर दिया ट्यूशन टीचर को, कभी किसी को पानी में नमक मिला के पिला दिया, कभी किसी को, जैसे बहुत सारी फीमेल टीचर्स भी आती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए मैं कहता हूँ, लेकिन कई को चुन्नी से बांध दिया उनकी। तो मैं बहुत चीज़ें करता था। कई बार कंप्लेन आती थी मेरी मदर के पास, मैं बहुत, मेरी मदर मुझे मारती थी कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं पढ़ता था क्योंकि ठीक है बचपन था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे कि जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने थोड़ा सा पढ़ाई करना स्टार्ट करी, और फर्स्ट ईयर में मैंने कॉलेज टॉप कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा हम जैसे बच्चे भी टॉप कर सकते हैं, तो इसका मतलब तो कुछ पढ़ाई में भी है। तो उसके बाद से मैंने जो पढ़ना स्टार्ट किया है कॉलेज में, तो हर ईयर टॉप करना कॉलेज के अंदर में। और जैसे मैंने अपना जो 3 सालों में मैंने जो है अपना फ्रेंच मेरे पास थी, फ्रेंच में मैंने टॉप किया, साइबर सिक्योरिटी भी मैंने टॉप किया, इवेंट मैनेजमेंट में टॉप किया, इनफैक्ट मेरा जो BBA था उसमें भी मैंने टॉप किया। तो उस टाइम मेरे को मतलब पढ़ाई का ऐसा हो गया था कि मेरे फादर कहते थे अगर तू ये पहले पढ़ लेता तो आज मैं तुझको जज लगा देता। पहले तुम कभी पढ़े नहीं और अब तुम इतना पढ़ रहे हो, इसका फ़ायदा नहीं। क्योंकि उस तब तक जो है मेरे गोल एकदम सेट हो चुके थे कि बिज़नेस ही करना है। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ मैं नटखट था, आज भी हूँ। पढ़ाकू पहले नहीं था, थोड़ा सा अब हो गया हूँ। आज जैसे आपने बताया इतनी सारी हरकतें आप करते थे, तो आज आपने बोला आज भी नटखट है, तो अभी क्या करते हैं आप? देखिए अभी तो खैर वो सारा टाइम बिजनेस में ही निकल जाता है, लेकिन कभी कभार कभी कोई टाइम मिले तो कोई प्रैंक कॉल्स कर लिए, या कभी छेड़ दिया घर जाके, कोई फैमिली मेम्बर से बैठते हैं छेड़ दिया। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो करते रहता हूँ। लेकिन हाँ, अब इतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि सारा टाइम जो है बिज़नेस की वजह से ट्रैवल भी करना पड़ता है, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। लेकिन हाँ, जब जब टाइम मिलता है तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें करता रहता हूँ। सुना इससे तो मुझे लगता है कि ये जो आपकी आदत है ये एक घर के माहौल को, बिजनेस के माहौल को एक बहुत ही लाइट वेटेड रखती होगी। दैट्स रियली नाइस। मुझे लगता है ऐसे जीवन जीना भी चाहिए, एकदम हल्के फुल्के अंदाज में। लाइफ इज एग्जैक्टली फॉर हल्का फुल्का थिंग्स। अब मुझे ये जानना है कि जब आपने पहली बार कंपनी ज्वाइन की तो किस ईयर में ज्वाइन की अपनी कंपनी? देखिए मैं ना बहुत छोटा था, मैं 12-13 साल की उम्र से ऑफिस जाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली आइडिया क्या था, हमारे फादर ना शुरुआत से जो है ना कोई ना कोई टॉपिक ढूंढ लेते थे कि ना इंटरेस्ट बिल्ड करने का। तो हमारा जो सबसे पुराना हमारा जो शोरूम बोल लीजिए, ऑफिस बोल लीजिए, वो चांदनी चौक में है, तो आज भी है। तो मेरे फादर हमेशा कहते थे कि चल भाई तेरे को आज स्कूल से आया, चल तेरे को चांदनी चौक लेके चलता हूँ, वहाँ मैकडी का बर्गर खा लियो या कुछ वहाँ पे खा लियो, बिकॉज आई वॉज अ फूडी। तो उस समय आज से 20 साल पहले मैकडोनल्ड वॉज अ बिग थिंग कि हाँ भाई हम आज बर्गर खाएंगे मैकडोनल्ड का। तो वी वर वेरी हैप्पी कि भाई आज जाने को मिलेगा। तो मैं वहाँ जाता था, वहाँ जाके मैं अपना खाता था, अपना देखता रहता था। तो वहाँ से इंटरेस्ट धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट हो गया, कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कॉल्स कैसे आ रहे हैं आपको, या कैसे कस्टमर आता है उसको कैसे डील किया जाता है, हमारे प्रोडक्ट्स क्या है और हम लोग कैसे लोगों को जो है किस प्राइसिंग में बेच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वहाँ से मैंने सीखना स्टार्ट किया। तो मैं बहुत छोटी उम्र से मैंने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद तो कभी बंद किया ही नहीं। कभी क्या था, उस समय सीडीज़ का ज़माना था, पिक्चर्स लेने के लिए, हाँ भाई ठीक है अभी चलते हैं चांदनी चौक, वहाँ से आज कोई फिल्म लगी उसकी सीडीज़ लेके आएंगे, मिलती थी। या फिर छोटे छोटे आईपॉड्स, बहुत चाइनीज़ स्टार्ट हुए थे, तो आईपॉड्स लाएंगे, कुछ खाएंगे। तो चांदनी चौक में जाता रहता था और इंटरेस्ट बिल्ड होता गया। फिर उसके बाद मैंने 16-17 साल की उम्र से मैंने ज्वाइन कर लिया, और प्रॉपर मैं जो है सब कुछ हिसाब किताब चेक करने, सारे इन्वॉइसेस वगैरह सब कुछ करना, फिर वो मैं करने लग गया था उसके बाद। ग्रेट। सो एज ए डायरेक्टर आप अपनी फर्म में अपॉइंट हुए? एज अ डायरेक्टर इट्स बीन 7-8 ईयर्स कि मुझे एज अ डायरेक्टर मैं अपॉइंट हुआ। उससे पहले तो जो है मेरा रोल बहुत सिंपल था। हमारे फादर कहते थे तू चल दही बल्ले खा, वहाँ बैठ, दही बल्ला खाता रह और देखता रह। तो मैं लिटरली वहाँ जाता था, बैठता था, दही बल्ले खा रहा हूँ, कभी कांजी खा रहा हूँ, कभी कुछ खा रहा हूँ और सिर्फ देखता रह रहा हूँ। तो मैंने 4-5 साल तो यही किया है, सिर्फ देखना, क्योंकि द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एवरीथिंग इज वॉचिंग और इन्वायरमेंट कि आप क्या चल रहा है आपके आसपास। तो मेरा प्राइमरी जॉब यही था, बैठो दही बल्ले खाओ और देखते रहो। तो बस वही मैं करता रहता था। उसके बाद जब डायरेक्टरशिप आई, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आई, तो उसके बाद में फिर मैंने प्रॉपरली जो मैंने सीखा इतने दिनों पे बैठ के, उसके बाद वो मैंने इम्प्लीमेंट धीरे धीरे करना उसमें स्टार्ट किया। तो ये तो आपने बहुत अच्छी इंसिडेंट बताई कि आप दही भल्ले खाकर आपने बिजनेस को ऑब्जर्व किया। दैट्स रियली नाइस कि तभी कहते हैं कि जब एक लेगेसी बिजनेस जो होता है तो कैसे बचपन से ही खून में आ जाता है बिजनेस। दैट्स रियली नाइस टू हियर दिस। सो कैसे, जैसे आपके दादाजी हैं, आपके फादर हैं, आप न्यू जनरेशन हैं,
तो कभी किसी आइडिया को लेकर किसी तरह का टकराव या कुछ मनमुटाव? देखिए, जैसे आपने कहा कि ये थर्ड जनरेशन बिजनेस है, ऑब्वियसली हर जनरेशन के अपने एक आइडियाज़ होते हैं। जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर जो थे लेट श्री राम कुमार अग्रवाल, तो वो बहुत पेशेंस थे, उनमें बहुत पेशेंस थे, कहते थे आराम आराम से पेशेंसली सब काम करो, सारे काम हो जाएंगे। ऑन अ कॉन्ट्ररी मेरे फादर बहुत एग्रेसिव थे, उन्होंने बहुत एग्रेसिवली सारी जगह बहुत टूरिंग्स करी, काम किया। तो पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है, डिफरेंस तो आ ही जाता है। जैसे कि आज हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ के हम कहते हैं कि भाई ठीक है, आप और इसको हमें प्रोडक्ट्स को ऐड करना है या आगे और इसको बढ़ाना है, तो क्या होता है पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, लेकिन सबका एक पॉइंट पे एग्री जरूर होते हैं कि ये कि हमें एम्पायर को आगे बढ़ाना है और एम्पायर को एक बड़ा बिजनेस बनाना है। तो ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जनरेशन के शायद गैप की वजह से है, लेकिन कभी ऐसा इतना कोई प्रॉब्लम आया नहीं। वी आर वेरी अंडरस्टैंडिंग टू ईच अदर, तो हो गया। कभी घर के जैसे डांट तो नहीं पड़ जाती है ऑफिस में? बहुत पड़ती है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ऑफिस में क्या होता है कि कई बार आप बैठे हो, चलो आपने गलती करी, आपने डांट खाई, समझ में आता है। कई बार आपने डांट मतलब कोई गलती करी भी नहीं है तब भी आपने डांट खाई। क्या होता है, हमारे फादर अंदर आएंगे, मैं अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा हूँ, घुसते कह देंगे तुम ठीक से कर ही नहीं रहे हो, तुमसे हो ही नहीं पाएगा। मैं कह ही रहा तुझसे तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, तू तो फेलियर ही है, हो ही नहीं पाएगा। और मैं कहता हूँ मैंने आज तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे मुझे याद आता है कि भाई बाप बाप कैसे बनेगा, 2 बार जब तक टोकेगा नहीं तब तक वो बाप बाप नहीं बन सकता। एक क्या होता है, फादर वर्क प्लेस पे टीचर भी होते हैं, तो कई बार क्या होता है उनका रेलेवेंटली डांटना या इररेलेवेंटली डांटना, हमें दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कई बार ये होता है मन में लगता है कि यार आज तो मैंने बहुत ही मेहनत करी थी, लेकिन फिर वही वाली बात है, हमारे फादर का जो एक्सपीरियंस है ना, एक वास्ट एक्सपीरियंस है। अगर मैं दिन में 100 काम करके रखूँगा ना, तो वो एक पॉइंट ऐसा निकाल के लेके आएंगे कि वही छूट गया, बस आज वो काम पूछेंगे काम किया, बोलूँगा ये वाला काम तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये वाला काम, और उस काम के पीछे फिर बहस चालू हो जाती है और उसके पीछे बहुत डांट पड़ती है। अब मैं फिर ये कहता हूँ यार मैंने 100 काम ही करके रखे हैं, आज को तो देखो करे नहीं, ये तो सब फालतू काम थे। तो ये चीज़ों में कभी बहुत डांट पड़ती है, कई बार स्टाफ के सामने भी पड़ जाती है डांट, लेकिन ठीक है, एज माई फादर एज माई टीचर वी आर लर्निंग एवरी डे एवरी पॉइंट। लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि दिल पे लगी हो, लेकिन हाँ डांट बहुत पड़ती है। तो पॉइंट आपने बहुत सही बोला कि एक बिजनेस में ही क्या फादर एक टीचर का भी रोल निभाते हैं और एक फादर का भी रोल निभाते हैं। सो इसको आप टैकल कैसे, बहुत ही कैसे किस अंदाज में टैकल करते हैं जब एम्प्लॉयज़ के सामने डांट पड़ती है खासकर? देखिए, एम्प्लॉयज़ के सामने डांट पड़ती है तो बहुत ही कामली बिहेव करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कोई एक नेगेटिव मैसेज ना जाए। कई बार क्या होता है वर्क प्लेस के ऊपर ना, जब आपका एक डिसएग्रीमेंट है, तो हमने कई इंसिडेंट सुने हैं कि जो है ना आपस में लोग लड़ जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स लड़ जाते हैं, या बहुत मतलब अलग तरीके से उनका डिसएग्रीमेंट होता है आपस में दुख से, तो क्या होता है एक गलत मैसेज जाता है स्टाफ के पास में भी कि यार इनके आपस में बनती नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो उससे क्या होता है कोई भी आदमी आपके वीक पॉइंट्स का ना फ़ायदा उठा सकता है। आज अगर मेरे को कोई भी बात कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आई, मैं प्यार से एक बारी बोल देता हूँ कि हाँ भी इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। अगर तब भी समझ नहीं आ रही, हम उस टॉपिक को वहीं छोड़ देते हैं। हमने कहा ठीक है घर जाके डिस्कस करेंगे, क्यों जो हो रहा है घर जाके हो रहा है, उसके बाद हम घर में बैठ के उस पर किसी भी तरह से डिस्कशन करें, डिसएग्रीमेंट करें, माने नहीं माने, लेकिन वो एक 4 दीवारी के बीच में हमारे आपस में हो रहा है, तो वो चीज़ बाहर नहीं जा रही। प्लस क्या होता है बड़े लोगों को, अगर मैंने फॉर एग्जांपल आज मैंने उनको सबके सामने अपोज कर दिया या मैंने डिसएग्रीमेंट कर दिया, आज उन्होंने कोई 4 आदमियों के सामने मुझे कुछ बोला भी, मैंने बोल दिया, तो क्या है वो उनके दिल पे लग जाती है। या फिर क्या होता है उनको एक गलत वे में भी जा सकता है मैसेज, क्या रहे तो देखो कल ही कल काम पे और आज ही हमको इतनी इतनी बातें मुझे में बोल रहा है। प्लस एज अ बिजनेसमैन मैंने देखा भी है, जब आपके फादर या ग्रैंडफादर या आपकी पिछली जनरेशन से एक पुराने सिस्टम में काम कर रही हो, पिछले 30-40 साल से काम कर रही हो, तो आप उनको अगर बोलते हैं कि काम ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उनको कभी समझ में नहीं आएगा। वो बोलेंगे नहीं तुम्हारा वे गलत है, काम ऐसे ही होता है। तो आइदरली आप उसमें एडजस्ट हो, काम जैसे वो हो रहा है वैसे ही होने दीजिए, या फिर धीरे धीरे उसको चेंज करना अपने हिसाब से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप एक साथ चेंज करेंगे तो आपको कोई नहीं सुनेगा, आपकी कोई नहीं समझेगा। सब सोचेंगे यार क्यों कर रहे हो तुम, ऐसे काम होता ही नहीं है। कई तरह की जो है ना डिसएग्रीमेंट्स होती है, लेकिन अगर आप साइलेंटली उस पर वर्कआउट करते हैं धीरे धीरे करके और अपने हिसाब से चीज़ों को आप शेड्यूल कीजिए, सिस्टमाइज़ कीजिए और चलती रहिए, तो वो आपका जो है मुझे ऐसा लगता है कभी ना कभी आपके हिसाब से वर्किंग स्टार्ट हो जाता है, और आपके जो बड़े हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो भी आपके सिस्टम के थ्रू ही वैसे चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इमीडिएटली मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता हूँ, बहुत कम ऐसी होता है कि कभी रिएक्ट करना पड़ जाए, लेकिन हाँ एग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स हर बारी होती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होते, बहुत बारी होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से होते हैं, क्योंकि आज मेरा मेरा वर्किंग स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है।
और जो मेरे फादर का है, जो पिछले 40 साल से उन्होंने एक कंपनी को जो चला के इतना बड़ा बनाया। ऑब्वियसली मेरे ग्रैंडफादर ने, जब मेरे ग्रैंडफादर विलेज से आए, उन्होंने बहुत ही गरीबी भी देखी, बहुत ही रूट्स से वो आए, और उन्होंने आने के बाद में, दिल्ली के आने में, उन्होंने एक ही चीज़, उनका आइडिया था कि मैं इसको एक दिल्ली की सबसे बड़ी कंपनी बनाऊं। मेरे ग्रैंडफादर ने बिज़नेस खोला, दिल्ली की इनफैक्ट सबसे बड़ी कंपनी बनाई। उसका जब मेरे फादर बिज़नेस में आए तो उन्होंने एक विज़न था कि मैं इसको इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाऊं। तो वो उन्होंने हर स्टेट में जाके मार्केटिंग करी है, हर स्टेट में। इनफैक्ट मैं आज भी उनके किस्से सुनता हूं कि वो ट्रेन्स में जाते थे, साइकिल्स पे जाते थे और हर जगह विजिट करते थे, क्लाइंट्स के पास जाके 5-5, 6-6 घंटा बैठे रहना, जो कि आज इतना पैशंस लेवल हमारे में नहीं होता, लेकिन जो है मेरे फादर करते थे, जाते थे। तो जो है उन्होंने की वर्किंग स्टाइल उनकी थी। आज मेरी वर्किंग स्टाइल में है कि मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको लेके जाना है, और प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, मार्केटिंग और दबा के करनी है, इसको डिफरेंट लेवल पे आगे लेके जाना है। बिकॉज आने वाले टाइम में आपका कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इफ़ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रेस राइट नाउ, यू विल राइट अवे लूज। क्या होता है, लोग सोचते रह जाते हैं यार, करें ना करें, करें ना करें। अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो रेस में, तो यू कांट थिंक ऑफ विन और लूज। हारने का ऑप्शन तभी है जब आपने पार्टिसिपेट किया है। एटलीस्ट आप पार्टिसिपेट करोगे, फर्स्ट इन तो सेकंड, सेकंड इन तो थर्ड, कुछ तो आप पोजीशन लेंगे, और ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद तो क्या है, आप आज पार्टिसिपेट करेंगे, बेशक आप आज 4th आए हैं, अगली बार करेंगे 3rd आएंगे, उसके अगली बार हो सकता है 1st भी आ जाए। तो इट्स अ बेसिक आइडिया कि मेरे आइडियोलॉजी के अंदर में, मेरे बिजनेस में हमेशा यही रहा है, स्टॉप विशिंग एंड स्टार्ट डूइंग। ज़्यादा नहीं सोचना, बस कर दो। यानी आप इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रखा कि जब ग्रैंडफादर ने शुरू किया, वो फाउंडर थे, तो फाउंडर के विज़न क्या होते हैं। ऑब्वियसली उनके विजन्स की वजह से ही आज ये एम्पायर केबल्स इस लेवल तक है। लेकिन जो जनरेशन होती है लेगेसी बिजनेस होल्डर जैसे आप हैं, कि कैसे कैसे उसको ग्रो करना है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बोला। और जब आपने ज्वाइन किया था, अगेन मैं उस पर आ रही हूँ कि जब आपने ज्वाइन किया था तो क्या था, आपने सबसे पहला बदलाव क्या किया इसमें? देखिए, मुझको ना शुरुआत से अपने कंपनी के अंदर मुझे डिस्पैच की बड़ी प्रॉब्लम लगती थी, क्योंकि ना हमारा डिस्पैच यूनिट काफ़ी बड़ा नहीं था, छोटा सा डिस्पैच यूनिट था, और हमारी कैपेसिटी डिस्पैच की बहुत ज़्यादा थी, मतलब यूनिट के हिसाब से into 10 टाइम्स थी। तो सबसे पहले मैंने डिस्पैच यूनिट को अपना बदला, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब डिस्पैच एक अच्छी तरीके से होगा, मटेरियल क्लाइंट्स को अच्छी तरीके से जाएगा, तो क्या है, हम लोगों को एक तो ईजी प्रोसीजर हो जाता है, हमको भी समझ में आ रहा है कि क्या मटेरियल जा रहा है। आज अगर एक छोटे यूनिट से हम लोग डिस्पैच करे जा रहे हैं तो कई तरह की गलती लगती थी, कभी गलत रोल चले गए, कभी गलत आइटम चली गई, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। सबसे पहले तो मैंने डिस्पैच का चेंज किया। उसके बाद में जो है हम लोगों ने थोड़ा सा क्लाइंट्स के साथ में जो है विजिट्स ज़्यादा स्टार्ट करी, क्लाइंट्स के साथ में इंटरेक्शन ज़्यादा स्टार्ट करी, जिससे कि हम लोग समझ पाएँ कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो वायर एंड केबल्स है वो एक टेक्निकल प्रोडक्ट है, और टेक्निकल प्रोडक्ट के अंदर में क्या होता है, बहुत चैलेंजेस होते हैं। जब आप मार्केट करते हो, प्रोडक्ट बेचते हो, तो कई तरीके के चैलेंजेस आते हैं। तो हमने क्लाइंट के साथ थोड़ा इंटरेक्शंस भी और अपने बढ़ाए, टूरिंग्स हमने अपनी बहुत बढ़ाई, और साथ में डिस्पैच वाला मैंने जो है सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लेके कि डिस्पैच को चेंज करो, जिससे कि जो है क्लाइंट को सही प्रोडक्ट जाए, सही टाइम पे जाए, टाइमली उसको डिस्पैच हो। क्योंकि कई बार क्या होता था कि यूनिट ही इतना कंजस्टेड हो जाता था कि डिस्पैच रुक जाती थी, तो 2-3 दिन तक रुकी हुई है, फिर रिज्यूम हो रही हैं। तो वो मैंने चेंज करके, उसको शिफ्ट करके, उसको एक बड़ा यूनिट में बदल के, और वहाँ से हमने उसको डिस्पैच को एक जो है सिस्टमैटिक वे में किया। तो जब आपने ज्वाइन किया था तब एम्पायर केबल और आज एम्पायर केबल्स कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो एक जो मेरे दिमाग में छवि थी वो यही थी कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, और इसको मुझे एक लेगेसी को मुझे जो लेके जानी है आगे, नाम मेंटेन रखना है, चाहे बढ़े ना, लेकिन घटाना नहीं है। पहला प्रेशर तो यही था, दिमाग में यही था। क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों का काम आज से, क्योंकि हम लोग 60 ईयर से रन कर रहे हैं, आज से 20-30 साल पहले था, तो मैं कह सकता हूँ इंडिया के अंदर हम लोग ना एक सिंगल सप्लायर या 1 या 2 सप्लायर थे जो वायर और केबल्स बनाते थे। तो क्या है, हम लोगों की बहुत ज़्यादा उस समय जो है ना सेल्स भी थी, सब कुछ था। तो क्या होता है, उस समय दिमाग में एक यही चीज़ थी कि जो है ना इसका हमें नेम मेंटेन करना है। आज के टाइम में अगर मैं कहता हूँ चेंजेस में, तो चेंजेस में यही है कि हम लोगों ने इसको अब एक्सपोर्ट्स लेवल पे पहुँचा दिया। 16 कंट्रीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं, पूरा हम मिडल ईस्ट, पूरा अफ्रीका और नेबरिंग कंट्रीज़ में हम लोग मटेरियल देते हैं। प्लस हम लोग जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है इंडिया के अंदर हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वो भी कर रहे हैं। प्लस आज के टाइम पे हमने न्यू प्रोडक्ट्स, हमारे जितने भी नए प्रोडक्ट्स हैं, हमने उसको एडिशन किया, जैसे
कि हमारा बैटरीज़ है, इन्वर्टर बैटरीज़ है, एलईडीज़ है, फैंस है, स्विच गियर्स है, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ है। तो ये सब ऐड करने का आइडिया एक ही है कि किसी भी कस्टमर के पास हम जाएं तो उसको वन ब्रांड के अंडर ही सब चीज़ें मिल जाए, क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाए, अच्छे प्राइस में मिल जाए और उसको इधर उधर जाना ना पड़े। तो इसीलिए इस आइडिया के तौर पे हम लोग चल रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स भी ऐड कर रहे हैं। प्लस हम लोगों की मार्केटिंग बहुत एग्रेसिव हो चुकी है। हम लोग मार्केटिंग में आपका सोशल मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया से लेके हर जगह पे हम लोग हमारी मार्केटिंग कर रहे हैं, जिससे कि हम घर घर कस्टमर तक हम पहुंच सके, जिससे कस्टमर हमारे नाम को, हमारे लेगेसी को पहचान सके, हमारा मैसेज उन तक जाए कि ओल्ड इज़ गोल्ड। जो ओल्ड चीज़ रहती है हमेशा गोल्ड वो ही होता है। अगर आप ये समझें, हमारा जो प्रोडक्ट है पुराना बहुत है और हम लोगों की क्वालिटी कंसिस्टेंटली एकदम अच्छी क्वालिटी है। हम लोग लो क्वालिटी में काम नहीं करते और हमारी बहुत अच्छी और बेटर प्राइसिंग में हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो पहले ये आई थिंक आपके फादर के टाइम तक की B2B बिजनेस था, मतलब आप लोग सिर्फ जी। वायर में थे, प्रोडक्ट्स नए आपने लॉन्च किए यहाँ जी, पे आने जी। के बाद। अच्छा, तो अभी आप डायरेक्ट बिजनेस टू जी, बिकॉज सी आज के टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है B2C इज़ द बेस्ट सेगमेंट, बिकॉज आज हमको कस्टमर्स के पास डायरेक्ट जाना पड़ेगा कस्टमर्स को, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग ना कंफ्यूज करते हैं या फिर उनको ना मिसगाइड करते हैं। और क्या होता है, उस मिसगाइडेंस में वो ना गलत प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं। आज फॉर एग्जांपल एक आदमी घर बनाता है, तो वो घर बनाता है जब तो 40 साल बाद 50 साल बाद पूरी अपनी जीवन की पूंजी जोड़कर वो तोड़ता है घर और फिर बनाता है इस सपने के साथ में कि अगले 50 साल ये घर मेरा जो है मेरे बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए बना रहे। तो क्या होता है कि इमोशन है, और अगर हम लोग कोई मिसगाइड करके, बहुत सारे लोग होते हैं कि गलत वायर खरीद लिए, गलत इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स खरीद लिए और उसके बाद वो परेशान है, हर साल हर महीने वो कुछ ना कुछ चेंजेस करवा रहे हैं, तोड़-फोड़ करवा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो है ना, एक क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर तक जाना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए, कस्टमर अवेयर होना चाहिए कि हाँ भाई एक ये टेक्निकल प्रोडक्ट है और हम इसको एक क्वालिटी प्रोडक्ट ही यूज़ करें, अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करें, जिससे कि हम लोग जब उसको यूज़ करेंगे तो आने वाले लाइफ टाइम में वो घर अब उनका नहीं रह गया, वो एम्पायर का घर हो गया है, तो वो उनका घर एकदम सुरक्षित है, क्योंकि घर सुरक्षित है तो वो सुरक्षित है। तो हमारे लिए क्लाइंट ही गॉड है और हम उनको उसी तरह ट्रीट करते हैं। और हमारे प्रोडक्ट्स भी जो है हम ऑनेस्टली सारी चीज़ें उनके सामने रखते हैं कि भाई ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये प्राइसिंग है, ये इनकी क्वालिटी है। तो हमारे लिए बड़ा ट्रांसपेरेंसी से हम लोग काम करते हैं। अच्छा, तो जैसा आपके फादर के टाइम तक ये B2B बिजनेस था, अब आप इससे कई प्रोडक्ट्स आपने इसके अंडर में लॉन्च किए, B2C में आए, और अभी रिसेंटली सानंद वर्मा जी को आपने एज ए ब्रांड एम्बेसडर लिया है अपनी फर्म का। तो कैसे आपके मन में ये आया कि सानंद वर्मा इस ब्रांड के लिए बहुत ही अच्छे ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे? देखिए, हमारे को शुरुआत से एक ऐसे ब्रांड एम्बेसडर चाहिए थे जो एक हाउस होल्ड नेम हो, जिनकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी हो, प्लस ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर पाए। देखिए, हम पहली बार ये ऐड बना रहे थे और उसके बाद हमारे आइडिया में एक ही चीज़ था कि हम एक ऐसी ऐड बनाएं जिसके थ्रू हम अपना मैसेज ऑडियंस तक ले जा पाएँ। तो मुझे ऐसा लगा सानंद जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा मैसेज उन तक पहुँचाया। बहुत ही अच्छी ऐड बन के जो हमारी एक निकली है ये, जिसमें आप कह सकते हैं एक ये ह्यूमरस भी है, एक इन्फॉर्मेटिव भी ऐड है ये, और सानंद जी ने जो परफॉर्मेंस दी है वो भी बहुत बढ़िया दी। तो हमारा मेन मुद्दा उनको चूज़ करने का एक ही यही था कि वो बहुत एक फेमस नेम है, OTT से लेके फिल्म तक और एक हाउस होल्ड तक, और सभी ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर पाती है। और जब ऑडियंस एक स्टार से, एक सेलिब्रिटी से कनेक्ट कर पाती है तो वो उसका ऑडियंस जो है ना, उसका मैसेज अच्छे से सुनती है, समझती है। तो हमारा आइडिया यही था कि वो जो है हम उनको लेके एक अच्छी ऐड बनाएं, एंड होपफुली थैंक्स टू यू कि हमारा एक बहुत ही अच्छा ऐड बना है। क्रिएटिव टीम ने, प्रोडक्शन टीम ने बहुत मेहनत लगा के और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस चीज़ को, हमारा वीडियो को, जो फर्स्ट वीडियो था, हम लोग तो हालांकि नर्वस थे कि कैसे होगा, बट जो क्रिएटिव टीम थी, प्रोडक्शन टीम थी, उन्होंने अपना लेवल बेस्ट दे के और जो उन्होंने हमको ये आउटपुट दिया है, मैं बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा उन्हें। और मैं बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हमारी कंपनी के लिए बहुत अहम स्टेप था, और इस अहम स्टेप के लिए, इस अहम वीडियो के लिए उन्होंने हमको जो बना के दिए, जैसा हमें चाहिए था बेसिकली वैसा हमको ही मिला है। तो मैनी थैंक्स टू यू ओनली कि आपने इसको हमारा साकार किया इस चीज़ को। सो थैंक यू सो मच। ग्रेट, थैंक यू सो मच, आपने हम पे ट्रस्ट किया। आप अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, आज के टाइम के जनरेशन जो है, अगर आप एग्री करेंगे तो आज के टाइम में जनरेशन बहुत आगे जा रही है। मैं तो एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ उनसे, जियो और जीने दो।
क्योंकि क्या होता है आज के टाइम में बच्चे इतने डायनेमिक हो रहे हैं, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जब वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोगों से मिलते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तो पहले की तरह हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप ना हमारे तरह ऐसा कीजिए। ऑब्वियसली मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ बिजनेसमैन फैमिली। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं आगे, चाहे बेटा हो या बेटी, बिजनेस को वो फॉलो करें और बिजनेस के अंदर वो अपना इनपुट ज़रूर दें। लेकिन मेरे लिए दे आर फ्री टू फ्लाई, दे आर फ्री टू लिव देयर लाइफ। एंड प्लस मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज के टाइम में जितने भी मैं इंसिडेंट्स देखता हूँ कि फैमिली के अंदर में बच्चों के अपने माँ बाप से नहीं बन रही है, आपस में अलग अलग रह रहे हैं, तो मेरे लिए फैमिली बहुत ऊपर है। और मैं यही चाहता हूँ कि हम सब जो है साथ में रहें, साथ में छोटे छोटे पल को एंजॉय करें। ठीक है, काम अपनी जगह है, हम हमेशा गाइडेंस करने के लिए, टीचिंग करने के लिए, जैसे मेरे फादर ने, मेरी मदर ने मेरी टीचिंग करी, हम भी आगे अपने बच्चों को टीचिंग देंगे। आगे उनका चॉइस है, उनको कैसे करना है। वेरी नाइस। तो ईशान जी, कभी क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सब कुछ छोड़ के कुछ बिल्कुल डिफरेंट सा करूँ, ऐसा कुछ फील आता है कभी? कभी कभी नहीं जी, हर सेकंड आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है ना कुछ और ही कर लूँ या कहीं चला जाऊँ। क्या होता है जब आप एक बिज़नेस आप कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हर बारी कुछ ना कुछ चीज़ें लगी ही रहती हैं कॉन्टीन्यूस चीज़ों में। तो कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार, अभी जो है ना कुछ और करना चाहिए, कुछ और हमें चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है जब आप कॉन्स्टेंटली एक ही दाल खा रहे हैं बार बार, तो दाल खाते खाते आदमी कभी ना कभी थक जाता है, नहीं यार कुछ और ट्राई करते हैं। तो वैसे ही होता है कई बारी मन में। लेकिन हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अभी जो मेरा बिज़नेस है, इट इज़ लाइक अ स्मॉल बेबी, एंड उसको अभी और बड़ा होने में काफ़ी टाइम है। तो मुझे काफ़ी अपने इनपुट्स, काफ़ी अपना मेहनत और हार्डवर्क अभी इस चीज़ में लगाना है। एंड बहुत अभी टाइम लग जाएगा इसको और बड़ा करने में, क्योंकि मैं हर चीज़ को बहुत बारीकी से और सिस्टमेटिकली उसको बढ़ाने में लगा हुआ हूँ। तो अभी पूरा टाइम डेडिकेटेड इस बिज़नेस को ही है, लेकिन आगे कुछ अपॉर्चुनिटी लगती है तो उसमें ज़रूर मैं देखूँगा। मैंने आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखा आपका डांसिंग टैलेंट। बहुत ही मतलब ऐसा नहीं था कि इन जनरल नॉर्मल डांस आप कर रहे हो, बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे आप। तो ये क्या आपका एक शौक है, स्ट्रेस बस्टर है, इसको कैसे लेते हैं आप? जी, आप ये समझें कि जो है ना एक स्ट्रेस बस्टर कह लीजिए, शौक भी कह लीजिए, क्योंकि जो है मैंने कभी ऐसा कोई डांस की ट्रेनिंग ली नहीं है। लेकिन हाँ, शुरुआत से बहुत शौक था डांस करने का, बहुत डांस किया भी, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में भी किया, काफ़ी प्राइज़ भी जीते। तो कभी कभार टाइम मिलता है तो एज अ स्ट्रेस बस्टर डांस कर लेता हूँ, खुशी मिलती है। और बेसिकली मतलब डांस का एक आइडिया ये भी होता है कि ना जब आपके एक रिदम होती है ना, जब आप रिदम को सुनते सुनते एक जो होता है ना अंदर से एक अच्छा फील होता है, जब आप रिदम को सुन रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, तो आप इसको कह सकते हैं सेल्फ मेडिटेशन भी है। आप आराम से गाने सुनते हुए आप जो है जब उस रिदम को फील करते हैं ना, तो बहुत रिलैक्सिंग बहुत होता है। तो डांसिंग मेरे लिए एक रिलैक्सिंग भी है, शौक भी है, स्ट्रेस बस्टर भी है, सब कुछ है। आपकी ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, कुछ भी है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी हॉबीज़ कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस बस्टर का काम करती हैं, आपको कुछ जिंदा रखती हैं। जी। तो डांस के अलावा भी कोई और हॉबीज़ हैं? नहीं, डांस के अलावा तो फिर मैं ना सोना पसंद करता हूँ। जब मैं खाली होता हूँ मैं कहा सो जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ना काफ़ी टाइम ऐसा होता है फ़ोन्स पे लगे हुए हैं, कम्युनिकेशंस चल रही है, मीटिंग्स चल रही है, जूम कॉल्स है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं। तो जब भी टाइम मिलता है मैं कहता हूँ सो जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। मैं अपना आराम करना प्रेफर करता हूँ। और इसके अलावा एज सच तो अभी हॉबी के मैं अगर मैं कहूँ तो सिर्फ बिज़नेस ही है। बिज़नेस में सारा टाइम बिज़नेस में लग रहा है। हालांकि पहले जब मैं स्कूल टाइम में था तो मेरा बास्केटबॉल बहुत अच्छा हॉबी था। मैं स्कूल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बास्केटबॉल मैंने खेला हुआ है। उसके अलावा डांसिंग तो अब आपने जैसे जिक्र किया ही कि डांसिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके अलावा मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मुझे नॉवेल्स पढ़ने का शौक है, जैसे आपको मैंने बताया पढ़ाकू मैं नहीं था लेकिन हाँ, डांसिंग, बास्केटबॉल और जो है टूरिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब बहुत सारी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, देखना, एडवेंचर करना, तो ये सब चीज़ें मैं करता रहा हूँ। आज के टाइम में तो सिर्फ ये है कि जब टाइम मिलता है म्यूज़िक सुन लिया, हल्का डांस कर लिया, या फिर अपना जो है आराम कर लिया, सो लिया, इतना आज के टाइम में है। लगता है आराम आपका हॉबी नहीं, एक नीड हो जाती है। नीड हो जाती है, एक टाइम के बाद एक नीड हो जाती है कि नहीं आप थोड़ा सा आराम भी कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको नहीं पता आपके लिए क्या नई चीज़ें तैयार हैं, आपको क्या नया चैलेंज करना है और कैसे उसको टैकल करना है। तो इट इज़ बेटर कि आज की जो नींद मिल रही है वो तो ले लो, कल की कल देखेंगे।
वेरी नाइस। सो कुछ भी ऐसा जो आपने अपने ग्रैंडफादर से, कोई जैसे कहते हैं कि हर बिजनेस की कोई ना कोई मोरल होता है, एक कुछ ऐसा वाक्य, एक ऐसा मोरालिटी जो उस जनरेशन को आगे बढ़ाती है, तो कोई भी एक ऐसा वाक्य जो आपकी ग्रैंडफादर या फादर से आपको मिला हो जिसे आप अब तक फॉलो करते हो? देखिए, मैं ना एक ना बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। 2 इंसिडेंट्स हैं। पहला तो ये है कि ना जब हमारे ग्रैंडफ़ादर साथ में तो ही यूज्ड टू प्ले विद अस एंड ही वाज़ वेरी कूल। वो कोई ऐसा बिज़नेस की बातें तो हमसे करते ही नहीं थे। तो जो है उस समय तो हमें ज़्यादा वो लगा नहीं कि हाँ भाई कि ग्रैंडफ़ादर जो है ठीक है चलो आज यहाँ चलते हैं, कुछ खाए आते हैं, कुछ घूम आते हैं। लेकिन जिस समय मेरे ग्रैंडफ़ादर पास अवे हुए 2016 में, तो उनके पास अवे होने के 1-1.5 महीने बाद ही मेरे फादर का थोड़ा मोरल जो है गिर गया कि भाई अब ग्रैंडफादर भी चले गए, हमारा एक स्ट्रेंथ पिलर था जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो चले गए। तो हम लोग का ये था कि नहीं यार, काम थोड़ा कम ही करें हम लोग, ज़्यादा इसको ना फैलाएं, अब हम लोग अकेले हो गए। तो एक ये मन में एक फील आ जाता है कि हम लोग अकेले हो गए हैं, अब कैसे हम लोग जो है काम और बढ़ाएं, क्या करें। तो एक मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मतलब बहुत टेंशन में मैं ये सोच के मैं सो गया। तो मुझे सपने में ऐसे आया कि हमारे दादाजी ने एक ही बात बोली, क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ, मैं यहीं तो हूँ, तुम लोग के अंदर ही तो हूँ। तुम लोग काम नहीं करोगे तो मेरा नाम कैसे आगे बढ़ेगा, तो तुम लोगों को काम तो करना ही है। तुम लोग ये मत सोचो कि तुम्हें काम ही नहीं करना या तुम्हें कम करना है। मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ। मैंने अगले दिन उठते मेरे फादर को बोला कि नहीं जी, हमें काम तो आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज हम जब काम आगे बढ़ाएंगे तो काम से ही हमारे ग्रैंडफादर का भी नाम होगा और कहीं ना कहीं वो बैठे वो भी खुश होंगे कि नहीं देखो इन्होंने मेरा नाम कितना आगे बढ़ाया। तो एक इंसिडेंट तो ये हुआ। सेकंड इंसिडेंट ये था कि जब मेरे फादर कोविड में जब बहुत पीक था तो मेरे फादर बहुत बीमार थे, वो एडमिटेड थे आईसीयू में, एंड डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि जो है ये मतलब बहुत कम टाइम बचा है। तो आई वॉज फादर के लिए तो मैं बहुत डिप्रेस्ड, मतलब बहुत रफ पीरियड था मेरे लिए उस समय, क्योंकि उस समय मैं क्या था, अपना डेवलपमेंट के फेज़ में था। मैं अपना एक्सपोर्ट्स का सेगमेंट बढ़ा रहा था। मैं एक्चुअली उस समय दुबई था, मैं दुबई से इमरजेंसी में वापसी आया यहाँ पे, और आने के बाद में जब मैं आईसीयू में गया, सो माई फादर वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ही वॉज सिंपली लाइंग एंड ही वॉज स्लीपिंग, एंड आई वॉज लाइक कि भाई अभी पता नहीं क्या होने वाला अगले पल, मुझे नहीं पता, और किस पल के लिए मुझे कैसे रेडी होना पड़े मुझे नहीं पता, क्या मेरे ऊपर क्या इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली मुझे नहीं पता। और इनफैक्ट जितने भी लोगों का एक दिन में फ़ोन आता था मैं सबको कहता था हाँ नहीं ठीक है अभी हो जाएगा एक आध दिन में डिस्चार्ज, लेकिन मन ही मन में मुझे पता था कि पता नहीं, डॉक्टर तो कह चुके अब क्या होना है। तो एक दिन जब मेरे फादर 2-3 दिन हो गए मैं लगातार विजिट कर रहा था, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, तो जो है एक दिन मैं बैठा तो मैं बड़ा परेशान था। मैंने उनके सामने बैठे बैठे अपने आप से बात करना स्टार्ट किया। मैं कहा यार अब तो जो है लग नहीं रहा है, तो एक्सपोर्ट वगैरह तो बंद ही करूं और जो है फैक्ट्रीज वगैरह में भी जो है देखकर अपना कम ही करूं, क्योंकि अब अकेले अगर मुझे करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा, ये हुआ है। एंड उसके 1 मिनट बाद ही मेरे फादर ने ऑक्सीजन मास्क हटा के बोला क्यों, क्या हो गया, मैं कहाँ गया हूँ, यही तो हूँ मैं, काम क्यों नहीं करना, जा उससे जाके पैसे मांग के ला, उसने पैसे क्यों नहीं दिए अभी तक। उन्होंने अपनी लिस्ट बनाना चालू कर दी कि जाए ना उसको पैसे दे रखे हैं, उसका माल बनना था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे को समय में कहा एक्टिव हो गया, मैंने कहा ठीक है नॉर्मल है। जब उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया ना, क्यों नहीं करना, क्यों क्या हो गया ऐसा है, अभी से हार मान ली क्या। उन्होंने जब डांटना स्टार्ट किया कि तुम नहीं कुछ कर पाओगे, तो मैं कहा नहीं अभी नॉर्मल है, ये नहीं सब ठीक है। तो जो मैंने उस दिन ना जीवन में एक बात सीखी कि कभी भी ना जीवन में हार इतनी जल्दी नहीं मानना चाहिए। हम लोग ना कंक्लूजन पे बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन हमको पहले पेशेंसली सब चीज़ें आराम से सब चीज़ें सोच के समझ के उसके बाद कंक्लूजन पे आना है। कई लोग क्या होता है बहुत जल्दी मचाते हैं, बहुत जल्दी जो है ना आपका कंक्लूजन पे आ जाएंगे, डिसीजन मेक कर लेंगे, और अक्सर जब वो जल्दी के डिसीजंस जो होते हैं ना वो गलत होते हैं। तो मैंने यही सीखा अपने ग्रैंडफादर से भी, फादर से भी, कि जब तक हिम्मत है, जब तक जान है, तब तक लगे रहो। हम लोग लगे रहते हैं अपना जो काम में, अपना पूरा 100% देने में लगे हुए हैं, और उसके बाद से कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत ही अच्छा। आपने मेरे ख्याल से जो भी ये इंटरव्यू देख रहे होंगे उनको एक चीज़ तो जीवन में सीखने को मिलेगी कि हार कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में जिस दिन हार मान ली उस दिन तो फिर ज़िंदगी ख़त्म है। तो मुझे ये चीज़ एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपके अंदर दो चीज़ें आई हैं अपने लेगेसी में। ग्रैंडफादर से आपको मिला है पेशेंस और आपके फादर से आपको मिला है एग्रेसिव वर्क। Yes. इन दोनों का मिंगल करके आप एक एम्पायर केबल्स को बहुत ही टॉप लेवल पे ले जा रहे हैं जी। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो ईशान जी, आपने पहला खर्च अपनी कमाई से कौन सा किया, कुछ याद है ऐसा?
देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है, जो मैंने पहली कमाई करी थी, मैंने उस कमाई को लाके अपनी मदर को दे दिया और मेरी मदर ने भी उसको आज तक खर्चा नहीं है, उसको एज़ इट इज़ क्या है, मेरी मदर बहुत ही डिवोशनल में और बहुत ही भगवान में मानने वाले में से हैं, तो वो उन्होंने उसको कलावा बांध के उन्होंने एज़ इट इज़ मंदिर में रख रखा है। तो पहली कमाई तो हमने खर्च नहीं करी, लेकिन हाँ, उसको यादगार के तौर पे कि हाँ, मैंने कुछ अपने बलबूते पे किया, अपने बलबूते पे कुछ कमाया, तो उस चीज़ को जो है मेरी मदर ने बहुत ही सँभाल के रखा हुआ है। तो पहली कमाई खर्चा नहीं किया, लेकिन हाँ, हमेशा यादगार के तौर पे हमने उसको रख रखा है, जिससे कि हमेशा मोटिवेशन मिलती रहे, जैसे ये कमाई करी थी, इससे आगे भी और बढ़ चढ़ के कमाइयाँ करनी है। अच्छा, कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर का क्या रोल है? मैं आज के टाइम में ये कहूँगा कि हर सक्सेसफुल औरत के पीछे भी आदमी का हाथ है, जैसे कि आप, और जैसे कि मैं अगर अपनी वाइफ के बारे में बात करता हूँ, अगर मेरे सक्सेस के पीछे क्या हाथ है, तो मैं ये कहूँगा कि बिगेस्ट सपोर्ट रहा है टूरिंग के ऊपर, क्योंकि कई बारी मैं जो है टूरिंग्स पे रहा हूँ, महीना महीना भर रहा हूँ और मेरी वाइफ यहाँ पे पूरा घर संभालती रहीं, तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, मैं एक फ्री हैंड अपना टूरिंग आराम से कर सकता हूँ, पीछे की टेंशन कभी होने नहीं दी। इनफैक्ट मेरी मदर जब आज से 30 साल तक जब भी मेरे फादर टूर पे जाते थे, तो सारा हिसाब किताब संभालना, ऑफिसेस संभालना, उस टाइम पे जब आप समझ सकते हैं जब लेडीज़ काम नहीं करती थी, मेरी मदर उस समय से जो है सारी चीज़ें संभालती थी, ऑफिसेस की चाबियां भेजना, सारे हिसाब किताब देखना, रोज़ का पूछना क्या रहा, क्या सेल रही, तो मेरी मदर भी करती थी। और मेरी वाइफ जो है वो बहुत सपोर्ट करती हैं इस चीज़ को, काम को बहुत सपोर्ट करती हैं, चाहे मैं पैन इंडिया ट्रैवल करूँ या बाहर इंटरनेशनली ट्रैवल करूँ, तो हमेशा उन्होंने जो है सपोर्ट किया है। वो अलग बात है, जब मैं जाता हूँ तो कहती हैं हाँ, मेरे लिए ये भी ले आना, वहाँ से वो भी ले आना, लेकिन ठीक है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ अगर हो रहा है तो वो भी बनता है, तो हम करते रहते हैं सब चीज़ें। तो सपोर्ट बहुत है, माइंड फ्रीली होकर मैं जाता हूँ यहाँ से, अपने अच्छे से टूर करके आता हूँ, एंड देन आई नो व्हेन आई एम बैक देयर इज़ अ हैप्पी फैमिली, हैप्पी होम, एंड आई एम देयर, एंड उसके बाद बड़ा कंफर्ट रहता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, मैं ये कहूँगा, और जो है ऐसी ज़िंदगी और फैमिली जो है हमारी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। तो आपने जैसा बोला कि वाइफ की एक डिमांड रहती है मेरे लिए ले आना, वो भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि रहता है वाइफ पीछे है जो आपसे डिमांड कर रही है, उसको फुलफिल करना है। तो आपने जैसा फैमिली का एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि जब भी कभी एक आप टूर पे जाते हैं तो हमेशा संभाल लेते हैं, चीज़ें करते हैं, अक्सर करके सक्सेस में फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, पॉइंट है। तो क्या कुछ एक मंत्रा कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे जो इन सब चीज़ों को इतना एक्सक्लूसिवली ढंग कायदे से एक सिस्टम से चल रहा है, तो कुछ मंत्रा ऐसा कुछ है? देखिए, एक सिंपल फंडा है, सबको अपना अपना रोल पता है। जब सब अपने अपने रोल के लिए एक ना क्लियर रहते हैं कि हमें क्या करना है, तो ऑटोमेटिकली किसी को बताना नहीं पड़ता कि जब मैं एब्सेंट हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, या मेरे फादर कहीं गए हुए हैं, तो उसको क्या करना, वो ऑटोमेटिकली अपने रोल में ढल जाता है और वो काम करना अपना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है। तो मेरे को ऐसा लगता है ये जो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है फैमिली के अंदर में, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जो ऑब्वियसली एक बिजनेस फैमिली है, मेरी वाइफ भी एक बिजनेस फैमिली से आई हुई है, मेरी मदर भी एक बिजनेस फैमिली से आई हुई है, हम एक बिजनेस फैमिली है, तो सबको पता है कि कैसे इन सेटअप्स को रन किया जाता है। तो एक ये जो इंटरनल सेटिंग है, जो एक इंटरनल आपस में एक दूसरे के लिए जो हम लोगों के इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं वो काम आते हैं। प्लस ऑटोमेटिक जब हमें पता है मैं आज यहाँ से उठ के टूरिंग पे जाना, तो ऑटो पायलट मोड पे काम होगा, तो मुझे ये भी पता है कि हाँ भाई, घर के अंदर सारे आदमी अपने आप हैंडल कर लेंगे। हमारे दादाजी पहले कहते थे, जिनकी खुद के घर की फौज है उनकी मौज है। तो ये एक सिंपल मंत्र है कि हमारे जब तक घर की आर्मी काम कर रही है, तो सारे काम जो है सिस्टमैटिक वे में भी होंगे, सुपरविजन में भी होंगे और सही भी होंगे। और जो आदमी अकेला काम कर रहा है या फिर उसके पीछे सुपरविजन में कोई नहीं है, तो डेफिनेटली वो परेशान भी रहेगा, सिस्टमैटिक वे में काम भी नहीं होंगे। तो सिंपल फंडा है, हमारे जितने भी घर के लोग हैं सबको अपने अपने रोल डिफाइंड पता है कि उन्हें क्या करना है, कब कैसे हैंडल करना है। तो सब आदमी अपने अपने रोल में अपने आप ढल जाते हैं, जब जो नीड होता है उसके हिसाब से ढल जाते हैं। तो ईशान जी, आज हमने जाना कि एम्पायर केबल्स के पीछे क्या क्या कहानियाँ हैं, कैसे रोल्स हैं। तो कुछ हमारे ऑडियंस के लिए आप कुछ मैसेज दें जिससे वो लोग भी मोटिवेट हो सकें और शायद कुछ बहुत ही अलग कर सकें। जी, देखिए, मैं जितनी भी ऑडियंस है या अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं सबको एक ही बात कहना चाहूँगा, फेलियर नाम का कोई चीज़ नहीं होता। आइदर यू विन और यू लर्न। आप कुछ भी चीज़ करते हो, या तो आप जीतते हो उस चीज़ के अंदर में, या फिर आप उसको लर्न करते हो। अगर आप ये
को ऐसे टर्म करोगे कि नहीं आइदर वी विन और वी लूज, और आप उसको एज अ फेलियरिटी लोगे, तो आप फेलियर के जब आप लेते हैं एज अपने ऊपर तो आप डिप्रेस्ड होते हैं, आप अपसेट होते हैं, आप आगे कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा मैसेज बहुत क्लियर है कि आप अपने आप को रोके नहीं किसी चीज़ से, आप करके देखें चीज़ों को, आइदर यू विल विन और यू विल लर्न। बिकॉज आप जब तक किस्मत को आजमाएंगे नहीं तो आपको ये नहीं पता चलेगा किस्मत में आपके क्या लिखा है। किस्मत का जब आप आजमाएंगे तभी आपको पता लगेगा कि हाँ आज आपके साथ में ये अच्छा लिखा था, या हो सकता है यू हैव टू विन। जैसे मैंने आपको कहा, आपने रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो हाउ यू कैन डिसाइड कि आपने जीते या हारे। मेरे फादर हमेशा से आज भी ये बात कहते हैं, जिस दिन आदमी की किस्मत चलती है ना, वो मिट्टी भी छुएगा वो सोना बन जाएगा, तो उस दिन सब चीज़ें कर लो। तो इनफैक्ट किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन हार्डवर्क भी अपनी एक जगह है। लेकिन कई जगह पे ऐसा भी हुआ है कि हाँ भाई ठीक है, रिजल्ट वैसे नहीं आए जैसे हमने चाहे थे, तो हमने उससे लर्न किया कि अगली बारी इसको हम और कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे हम इसको विन करने के लिए कर सकते हैं। तो अपने दिमाग में सिर्फ 2 टर्म रखनी है हमें, आइदर वी आर विनिंग और वी आर लर्निंग, देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड फेलियर। तो आप ज़िंदगी में, ये मेरा 100% वादा है, ज़िंदगी में यू विल 100% सक्सीड। एंड मेरे को ऐसा लगता है ये आपकी ज़िंदगी को शेप करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये मंत्र मेरे हिसाब से ऑडियंस को, मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, अपने ये मंत्र जो है अपने साथ में रखें और चीज़ों को करने में कतराए नहीं, डरे नहीं। आप जस्ट गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, चीज़ों को कीजिए, आजमाइए, और उसके अंदर ये मत देखिए कि आपका फ़ायदा हुआ, घाटा हुआ, या आप जीते हारे। बस ये देखिए कि आपको उससे पॉजिटिविटी से आपको एक मैसेज उसमें से लेना है, आइदर यू विल विन, और आपने उससे लर्न किया ठीक है इसमें गलती हो गई, अगली बार ऐसे नहीं करके हम इसको और बेटर तरीके से करेंगे। तो ये चीज़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लाई करी और करता आया हूँ और करता रहूँगा, और सभी ऑडियंस को भी मैं यही कहूँगा कि इसी चीज़ को इम्प्लाई करें। राइट, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि करना ज़रूरी है, करना ज़रूरी, क्योंकि किस्मत भी तभी साथ देगी जो करता है। जी। तो अभी तो आपसे एम्पायर केबल से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी बातें हुई, आपकी ज़िंदगी को लेके, आपके बचपन को लेके। मोस्टली शायद आज मैंने आपको पूरा कंगाल लिया। जी। तो अभी जस्ट फॉर फन मैं कुछ रैपिड फायर काइंड क्वेश्चंस करना चाहूँगी आपसे। खासकर मैं आधे सेंटेंस बोलूँगी और आप उसे फिल करिए। ओके। सो ये जस्ट रैंडम है, ये देखते हैं आप इसे आपके जवाब क्या होते हैं। सो 5 क्वेश्चन है मेरे में, कोशिश करिएगा क्विक जवाब दीजिएगा। जी, ज़्यादा कोशिश करूँगा मैं, हाँ। बट फिर भी करते हैं। जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं सोता हूँ। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं सोता हूँ। मैं ना कुछ नहीं देखता इधर उधर, मैं कहता हूँ भाई सो जाओ, क्योंकि अभी तो क्या है, बिल्कुल साइलेंट इन्वायरमेंट है, आराम से अपना आराम कर लो। नहीं तो बाद में क्या होता है, भाई कोई फैमिली मेम्बर आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो फिर बड़ा जो है ना डिस्टर्बिंग्स हो जाता है। तो अगर मैं अकेला होता हूँ, आई प्रेफर कि मैं सोऊंगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन, मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब मैं ना कोई भी पेट्रियोटिक मूवी देखता हूँ ना, जैसे कि भाई मैंने बॉर्डर देखी, मैं बॉर्डर देख के मैंने कहा बस अब तो हम सनी पाजी की तरह जो है ना लग जाओ। या फिर लास्ट टाइम मूवी में 83 देख के आया जब, तो उसमें जो कपिल देव जी के ऊपर बनी थी फिल्म, तो उससे भी बहुत प्रेरणा मिली। तो ये चीज़ें बहुत मोटिवेशन देती हैं, ये चीज़ें जो और लोगों के ऊपर जो आत्मकथाएँ बनती हैं, बायोपिक कह लीजिए आप, या फिर कोई जो एक पेट्रियोटिक मूवीज़ बनती हैं, तो बहुत मोटिवेशन देती हैं मुझे। तीसरा क्वेश्चन, ज़िंदगी मुझे सिखा रही है कि ज़िंदगी मुझे सिखा रही है कि गो विद द फ्लो, ज़्यादा सोचना नहीं है, अपना बस चलते जाओ। क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोच के चलोगे तो मुझे लगता है डेफिनेटली गिरोगे, क्योंकि जो ज़्यादा सोचता है वो ज़रूर ठोकर खा के गिरता है, और जो बिना सोचे चलता जाता है ना, वो गड्ढे भी पार कर जाता है। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत ही विटी और बहुत ही मुंहफट हूँ। मैं कभी भी किसी को कुछ भी बोल देता हूँ, मतलब ना मैं मन में नहीं रख सकता। मुझे लगेगा सामने वाला गलत है, मैं बोल देता हूँ भाई ये बात है, भाई मुझे समझ नहीं आई। मेरे लिए असली खुशी का मतलब है फैमिली, ऑलवेज द फैमिली। फैमिली के साथ में जो भी पल बिताएं, या फिर हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं, इनफैक्ट डिनर्स पे भी जाते हैं, और वो जो भी छोटे मोटे डिस्कशन होते हैं ना, पारिवारिक डिस्कशन, उसकी बुराई कर ली, उसके बारे में बात कर ली, या फिर जो है आपस में एक दूसरे डिस्कशन कर ली कि और क्या काम में करना है, कैसे करना है। तो मेरे लिए फैमिली इज़ हैप्पीनेस। बहुत ही मज़ा आया ईशान जी आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए, शो के लिए इतना समय निकाला, इतना कीमती समय निकाला। क्योंकि मैं आपको देखती रहती हूँ, आप कंटिन्यू फ़ोन पे बिजी रहते हैं, साथ ही साथ इतने टूर ट्रैवल्स आपके लगते रहते हैं, जो आपको शायद पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल था, बट फाइनली आज मैंने आपको पकड़ा। आपने इतना समय दिया हमारे लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैंने भी आज काफ़ी टाइम बाद, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने बारे में दोबारा से मैंने
सोचा और आपसे जो भी आपने क्वेश्चन पूछे उससे मुझे पुरानी यादें बहुत ताज़ा हुई। जैसे कि आज के टाइम में हम लोग ना काम में खो जाते हैं, अपने अपने काम में खो जाते हैं, अपने डेली रूटीन में खो जाते हैं, लेकिन ये जो पल बैठ के हमने आपके साथ डिस्कस किए उससे सारी पुरानी चीज़ें दोबारा से ताज़ा हो गई और यही मोटिवेशन देता है और आगे बढ़ने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल इंटरव्यू। सो बियॉन्ड द टेबल टॉक में मैं कई ऐसी हस्तियों से मुलाकात करूंगी जो अपने क्षेत्र में बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरी ये बातचीत बियॉन्ड द टेबल, बियॉन्ड द बोर्डरूम होगी और मैं उनकी ज़िंदगी के कुछ उन पहलुओं को छूने की कोशिश करूंगी जो जल्दी किसी के सामने नहीं आते।